नमस्कार दोस्तों, H2O के स्टडी में आप सभी लोगों का एक बार पुनः स्वागत है। रोज़ की तरह हम आज भी आपके 7:30 बजे, शाम के 7:30 बजे हिंदी के क्वेश्चन लेके मौजूद हैं, जो कि BPSC TRE 4 और TRE 5 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। और साथ साथ स्टेट के लिए भी ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। और ये पेपर है और ये PYQ है, PYQ जो कि लैंग्वेज में आया हुआ है। तो लैंग्वेज में ये हिंदी आया है, तो आप सब्जेक्ट में भी आ सकता है। और वैसे लोग भी वीडियो को जरूर देखेंगे जिनको लैंग्वेज हिंदी से देना हो, लैंग्वेज पेपर जो देना हो हिंदी का, उस वैसे लोग भी ये वीडियो जरूर देखेंगे। और जिसका सब्जेक्ट है 6 to 8 में हिंदी, TGT और PGT, सभी लोग के लिए ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट होने वाला है। ये क्वेश्चन स्टार्ट होता है 9 नंबर से, क्योंकि 1 से 8 तक क्या होता है, इंग्लिश का क्वेश्चन होता है। और 9 नंबर से 20-30 नंबर तक हिंदी का होता है। तो 9 से 30 तक क्वेश्चन है, यानी कि टोटल 21 क्वेश्चन है। आप लोग इसका जवाब कमेंट बॉक्स में जल्दी से देंगे, स्पीड में देते हुए आगे बढ़ते रहेंगे। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो 9वां नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, जो कि आज का पहला क्वेश्चन है। नल से बूंद बूंद पानी टपक रहा है, उक्त वाक्य में बूंद बूंद है क्या है? क्रिया है, विशेषण है? क्रिया विशेषण उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। जल्दी से बताएंगे आप लोग। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या है? क्रिया विशेषण है। बूंद बूंद क्या है इसमें? तो क्रिया विशेषण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर। मगही किस उपभाषा की बोली है? पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी, राजस्थानी, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। जल्दी से जवाब देंगे कि मगही जो है, जो कि कबीर की भाषा थी, कबीर दास की भाषा मगही में उनका था। तो किस में बोला जाता है? ये किसकी उपबोली है? तो ये उपबोली है आपका बिहारी की, बिहारी भाषा की उपबोली है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर। मैथिली बोली के कवि हैं अमीर खुसरो, नंददास, विद्यापति, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए बताइए जल्दी से। ये नहीं है। मैथिली बोली के कवि कौन है? तो मैथिली बोली के कवि कौन है? विद्यापति हैं। कौन है? विद्यापति, जिसको क्या कहा जाता है? मैथिल कोकिल के नाम से प्रसिद्ध हैं। इनको मैथिल कोकिल भी कहा जाता है। इसके साथ साथ ये याद रखें कि विद्यापति को मैथिल कोकिल भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अवधि का लोकप्रिय महाकाव्य, अवधि भाषा में जो लिखा हुआ है लोकप्रिय महाकाव्य, रामचरितमानस है, मधुमालती है, मृगावती है, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। जवाब देंगे। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, रामचरितमानस। रामचरितमानस की भाषा क्या है? अवधि है, जो कि तुलसीदास ने लिखा है, तुलसीदास ने लिखा है। और रामचरितमानस में कितने कांड है? 7 कांड है। कितने कांड है? 7 कांड। और सबसे बड़ा कांड बाल कांड है, और सबसे छोटा कांड किष्किंधा कांड है। ठीक है, इसको आप लोग जरूर याद रखेंगे। साथ साथ ऑप्शन वाला जो भी समझाया जा रहा है उसको भी याद करते हुए चलेंगे कि रामचरितमानस तुलसीदास का है, उसमें 7 कांड है, सबसे बड़ा कांड बाल कांड है और सबसे छोटा कांड किष्किंधा कांड है। और मधुमालती के कवि कौन है? तो मधुमालती के कवि मंझन है, और मृगावती किसकी रचना है? तो कुतुबन की रचना है। तो चारों ऑप्शन को डिस्कस करते हुए चलेंगे। जहाँ जरूरत पड़ेगा उसको डिस्कस करेंगे, जहाँ जरूरत नहीं होगा उसको आगे बढ़ा देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 12 के बाद 13 नंबर आते हैं। 13 क्वेश्चन जो है आपको बताना है, य, घ और थ में कौन सी ध्वनि महाप्राण है। इससे बताना है कि कौन सी ध्वनि महाप्राण है। थ वाला, य वाला, घ वाला बताना है, महाप्राण कौन सा है। अल्प प्राण और महाप्राण। तो इसमें क्या पूछा है? महाप्राण। तो राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि एक से अधिक जो भी है, यानी कि इसमें जो थ है और घ है दोनों क्या है? महाप्राण है। दोनों क्या है? महाप्राण व्यंजन है। तो महाप्राण है, इसलिए उत्तर क्या होगा? एक से अधिक हो जाएगा। और य, र, ल, व, ये जो य वर्ग का है ये क्या है? अल्प प्राण में आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 14वां क्वेश्चन है।
किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है? किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है? ऑप्शन ए स्वर के बाद आने वाली नासिक ध्वनियाँ, व्यंजन के बाद आने वाली ध्वनियाँ, स्वतंत्र रूप से उच्चारित ध्वनियाँ, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। जल्दी से जवाब देंगे सब लोग, जवाब देंगे जल्दी से सब लोग। किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, स्वर के बाद आने वाली नासिक के ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है। अनुस्वार में अंग को बोला जाता है। ठीक है, अंग को। और अह को क्या बोला जाता है? तो विसर्ग बोला जाता है। अह को क्या बोला जाता है? विसर्ग, विसर्ग। ठीक है, तो ये भी याद रखेंगे। लेकिन इसका जो क्वेश्चन पूछा है कि अनुस्वार किसको कहा जाता है, किन ध्वनि को, तो स्वर के बाद आने वाली नासिक के ध्वनि को अनुस्वार कहते हैं। यानी कि अ से लेके औ तक क्या बोलते हैं? अनुस्वार बोलते हैं। ठीक है, और स्वतंत्र रूप से उच्चारित ध्वनि को क्या बोलते हैं? तो स्वर बोलते हैं। ठीक है, स्वतंत्र रूप से उच्चारित ध्वनि को स्वर बोलते हैं, और स्वर के बाद जो आता है नासिक की ध्वनियाँ उसे अनुस्वार बोलते हैं, और एक आएगा तो विसर्ग बोलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 15वां क्वेश्चन है, ससुराल में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त है? ससुराल में प्रत्यय शब्द बताना है। आल प्रत्यय है, अल है, राल है, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। ससुराल का संधि टाइप का अलग अलग करेंगे तो क्या होगा? ससुर प्लस आल, तो प्रत्यय तो मिल गया आल प्रत्यय। और कभी कभी आपसे ये भी पूछ देता है, इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, ससुराल में आल प्रत्यय है। कभी कभी पूछता है कि तद्धित प्रत्यय है या कृत प्रत्यय है। ठीक है, तो ऐसे में देखिए, अगर प्रत्यय संज्ञा में जुड़ा है, जो शब्द संज्ञा है उसमें जुड़ा है, उसको तद्धित प्रत्यय कहते हैं। और जो शब्द क्रिया का होता है और उसमें जुड़े तो उसे कृत प्रत्यय कहते हैं। जैसे ये ससुर है, ये क्या है? संज्ञा है, तो ये कौन सी प्रत्यय में जाएगा? तद्धित प्रत्यय में जाएगा। अगर पूछेगा कि ससुराल में जो है ये कौन सा प्रत्यय में जाएगा, तो तद्धित प्रत्यय में। और यही क्रिया शब्द कोई रहता तो किस में जाता? कृत प्रत्यय में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस समास में अंतिम पद प्रधान होता है? बहुव्रीहि, द्वंद्व, तत्पुरुष, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। जल्दी से बताएंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि तत्पुरुष प्रधान में प्रथम पद प्रधान न होकर कौन सा पद प्रधान होता है? द्वितीय पद, यानी कि अंतिम पद प्रधान होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। और बहुव्रीहि में तीसरा पद प्रधान होता है, ये भी याद रखें। द्वंद्व में दोनों प्रधान होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 17 नंबर क्वेश्चन है, अनेकार्थी शब्द टीका का अर्थ कौन सा नहीं है? टीका, टीका का अर्थ कौन सा नहीं है? चलिए सब लोग बताएंगे। फलदान, तिलक, पार्श्व, उपयुक्त में से एक से अधिक, एक ऑप्शन है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये तीन ऑप्शन में से बताएं आप लोग, तो इसमें कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी नहीं है। बाकी ये दो, फलदान और तिलक का मतलब होता है टीका, जो माथे पे लगता है। माथे पे क्या लगता है? टीका लगता है, उसको हम लोग तिलक भी बोलते हैं, फलदान भी कहते हैं। टीका का एक अर्थ फलदान भी होता है, ठीक है, और एक जो तिलक होता है माथे पे लगता है वो वाला टीका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए कर्ण, चिन्ह तथा शून्य किस शब्द, एक शब्द के अनेकार्थी शब्द हैं? कर्ण, चिन्ह और शून्य किस एक शब्द के अनेकार्थी शब्द हैं? भाव के, भेद के, पतंग के, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। जल्दी से बताएंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्योंकि कर्ण, चिन्ह तथा शून्य इसमें से जो शब्द दिया गया है, तीनों में से जो तीनों शब्द दिया गया है किसी का नहीं है। तो ये किसका है? ये देख लीजिए, तो आकाश का, बिंदु का, अभाव का और ईश्वर का है। ठीक है, ये शब्द अनेकार्थी किसका हो सकता है? आकाश का, बिंदु का, अभाव का और ईश्वर का हो सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है, हिंदी में ह्रस्व स्वर कौन से हैं? हिंदी में ह्रस्व स्वर कौन से हैं? जो कि ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे। पहला ऑप्शन में है उ और ए, दूसरा ऑप्शन में है बड़ा उ और ऐ, और तीसरा ऑप्शन में अ और ई,
चौथा ऑप्शन उपयुक्त में से एक से अधिक, पांचवा ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, चलिए बताइए, जल्दी जल्दी कमेंट करते रहिए, भले आंसर पता हो मन में लेकिन उसका कमेंट में आंसर जरूर कीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो ए है वो ह्रस्व में है, अ और उ। ठीक है, और अ और ई ये भी ह्रस्व स्वर में है। ठीक है, तो ह्रस्व में आपका एक्चुअली इसमें देख सकते हैं जो कि क्वेश्चन में कि जो ह्रस्व पूछा है मूल स्वर, तो मूल स्वर में या ह्रस्व स्वर, ठीक है, तो उसको अ और ई भी होता है और उ होता है, लेकिन ये जो अय है वो क्या होता नहीं होता है। ठीक है, उस टाइम बीपीएससी आयोग जो कि इसका आंसर गलत मान दिया था। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग हमारे अकॉर्डिंग चलेंगे तो इसका ऑप्शन सी होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए। ठीक है, अ और ई, क्योंकि मूल स्वर ह्रस्व स्वर की बात कर रही है तो अ और ई, इसमें उ तो है लेकिन अय नहीं है। अय किस में आ जाएगा, वो दीर्घ स्वर में आ जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता है। ठीक, जो कि एग्जाम में जब आंसर किया आया था तो ए मान दिया था गलती से, बाद में इसको सुधारा गया तो उसमें अ और ई हुआ था। बहुत लोग एक से अधिक मान लिए थे, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि उ और ये भी नहीं है और ये भी नहीं है। तो 100% राइट आंसर क्या होना चाहिए, इसका ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, जो कि फाइनल आंसर की में आया था कि ऑप्शन नंबर सी जो है वही क्या होगा, इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए 20वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी वर्णमाला में महाप्राण व्यंजन है, महाप्राण बताना है। तो द प म ख घ उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से एक में से कोई नहीं। जल्दी से बताएंगे सब लोग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ख और ग। जो ख है और घ है वो क्या है, महाप्राण है। प्रत्येक वर्ण का दूसरा और चौथा अक्षर क्या होता है, महाप्राण। ठीक है, तो ये याद रखेंगे, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा महाप्राण, और 1, 3 और 5 क्या होता है, 1, 3 और 5 जो होता है वो अल्प प्राण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 21 नंबर क्वेश्चन है। हिंदी के ओष्ठ व्यंजन बताना है। ओष्ठ से जो बोला जाता है, ठ ढ द ध ज झ, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। जल्दी से बताएंगे कि जो ऑप्शन दिया है उसमें से ओष्ठ व्यंजन कौन सा होता है। तो इसमें से जो ऑप्शन दिया है उसमें से कोई नहीं है, कोई भी नहीं है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा, इसका उपयुक्त में से कोई नहीं। देखते हैं, ठ और ढ ये कैसे बोला जाता है, मूर्धा से बोला जाता है। ठीक है, द और ध दंत से बोला जाता है। ज झ जो क्या है, तालु का होता है, तालु व्यंजन होता है। और दंत से द ध उसका त वर्ग का, त थ द ध। ठीक है, और ये ए वाला जो ऑप्शन है ट ठ ड ये मूर्धा है, ट ठ ड होता है, ट ठ ड ड। और ओष्ठ वाला कौन सा होता है, तो ओष्ठ वाला प वर्ग का होता है, प वर्ग का, प फ ब भ और एक म। तो इस पांचों में से कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो कोई ऑप्शन नहीं है तो राइट आंसर क्या होना चाहिए, उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सटीक आंसर वाला आपको करना है। संविधान सभा द्वारा हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में कब स्वीकार किया गया। हिंदी हमारी कौन सी भाषा है, राष्ट्रभाषा नहीं है, राष्ट्रभाषा नहीं है। ठीक है, हमारी कौन सी भाषा है, राजभाषा है, ये जरूर याद रखिएगा। हिंदी हमारी कौन सी भाषा है, राजभाषा है, ना कि राष्ट्रभाषा। ठीक, चलिए तो उसको कब स्वीकार किया गया, तो स्वीकार किया गया 14 सितंबर 1949 को। और आर्टिकल 343 343 आर्टिकल 343 में स्वीकार किया गया 14 सितंबर 1949 को कि हिंदी हमारी राजभाषा रहेगी। और इसीलिए 14 सितंबर को हम लोग क्या मनाते हैं, हिंदी दिवस भी मनाते हैं, हिंदी दिवस भी मनाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका देख लेते हैं आर्टिकल थोड़ा सा। आर्टिकल 351 में हिंदी के विकास और उसके बारे में बताया गया है और 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 23 नंबर क्वेश्चन है।
भाषा शब्द संस्कृत के किस धातु से बना है? भाष्य से, भाष से, भाषा से, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए बताइए। तो देखिए जो ऑप्शन दिया है होना तो ये चाहिए था बी वाला, लेकिन इसमें हलंत नहीं दिया है। जैसे ये भास जो है ऐसे होना चाहिए था, इसमें जो हलंत लगता है वो नहीं दिया था, इस वजह से इसका आंसर क्या हो गया था? उपयुक्त में से कोई नहीं। जो जानता था वो भास ये वाला मार दिया था, जैसे कि हम भी मारे थे उस टाइम ये पेपर आया था। तो ये भास जो है, लेकिन ये राइट कैसे होना चाहिए था? भास, ऐसे नीचे हलंत होना चाहिए था बी वाले में, लेकिन इसमें नहीं दिया था, इसलिए आंसर ये नहीं होके ऑप्शन ई हो गया। तो इसका भी छोटी छोटी माइनर मिस्टेक का भी ध्यान रखेंगे। हो सकता था कई लोगों को लगा कि हो सकता है टाइपिंग एरर में छूट गया हो, लेकिन ऐसा नहीं है। आप लोग ऐसा गलती नहीं करेंगे, ठीक है? यही गलती एग्जाम में गड़बड़ होता है, ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका राइट आंसर उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि भाषा ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है? ये वाला नहीं होगा, उसके नीचे हलंत रहना चाहिए, जो कि नहीं है इसमें। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन। पुरानी हिंदी नामकरण किसने किया? ग्रियर्सन, चंद्र शर्मा, गुलेरी, इंसाई, लाखान, उपयुक्त में से एक से उपयुक्त में से कोई नहीं। पुरानी हिंदी का नामकरण किसने किया था? बताना है आपको पुरानी हिंदी। तो पुरानी हिंदी का नामकरण चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने किया था। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने किया था। और चंद्रधर शर्मा की 3 रचनाएं बहुत ही फेमस हैं, जो कि अपने जीवन में यही 3 रचना लिखे और बहुत ज़्यादा फेमस हुए थे। तीनों रचनाओं में एक था उसने कहा था, दूसरा है सुखमय जीवन, तीसरा है बुद्धू का कांटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि उसने कहा था, ठीक है? इसमें विश्व युद्ध की लड़ाई में बोधा सिंह का स्टोरी है, कोई था सैनिक का स्टोरी है, वही है, उसने कहा था, ठीक है? चलिए लाना सिंह का स्टोरी है, सॉरी। 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अपभ्रंश के प्रथम कवि कौन से हैं? अपभ्रंश भाषा के प्रथम कवि कौन है? सरहपाद है, पुष्पदंत है, स्वयंभू है, उपयुक्त में से एक से उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि अपभ्रंश के प्रथम कवि तो हैं सब, लेकिन प्रथम कवि, तो प्रथम कवि कौन है? स्वयंभू है। अपभ्रंश के प्रथम कवि स्वयंभू है। स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि भी कहा जाता है, तो इसको जरूर याद रखेंगे। स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है, और सरहपाद को हिंदी का प्रथम कवि कहा जाता है, और पुष्पदंत को अपभ्रंश का भवभूति। अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि अपभ्रंश का भवभूति किससे कहते हैं, तो पुष्पदंत को बोलते हैं। और अपभ्रंश का वाल्मीकि बोलेगा तो किसको बोलेंगे? स्वयंभू को बोलेंगे, ठीक है? और हिंदी का प्रथम कवि पूछेगा तो उसको किसको बोलेंगे? सरहपाद को बोलेंगे, ठीक है? वही सरहपाद या सरहपा, कहीं कहीं इसको सरहपा भी बस दिया रहता है, ठीक है? ये तो पढ़े होंगे सरहपा, ठीक है? तो इसको भी जरूर याद रखेंगे। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन है। हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई थी सौसेनी से, अपभ्रंश से, वैदिक संस्कृत से, प्राकृत से, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? हिंदी भाषा की उत्पत्ति ऑप्शन नंबर ए सौसेनी अपभ्रंश से हुआ था। हिंदी भाषा की उत्पत्ति सौसेनी अपभ्रंश से हुआ था। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पश्चिमी हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है? पश्चिमी हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है? अर्धमागधी से, सौसेनी से, मागधी से, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। बताना है कि पश्चिमी हिंदी जो है उसकी उत्पत्ति कौन से अपभ्रंश से हुई है? तो उसकी उत्पत्ति सौसेनी अपभ्रंश से हुई है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 29 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। रामचरितमानस, कामायनी, प्रिय प्रवास, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो प्रिय प्रवास है, प्रिय प्रवास है, ठीक है? और लिखा किसने है? हरिऔंध जी ने है, ठीक है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔंध, प्रिय प्रवास जो। और रामचरितमानस पता ही है, अभी ऊपर बताए थे, तुलसीदास, और कामायनी जयशंकर प्रसाद लिखे हैं। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। हिंदी भाषा के अंतर्गत आने वाली उपभाषाओं की संख्या है। हिंदी भाषा के अंतर्गत आने वाली उपभाषाओं की संख्या कितनी है? तो 5 है। कितनी है? 5 है। कौन कौन सी है? पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, ठीक है? और
हिंदी भाषा में बोलियां कितनी है, तो 18 बोलियां हैं और 5 उपभाषा है और 18 बोली है। ठीक है तो दोस्तों, आज का रहा हम लोग का 21 क्वेश्चन, और आप ज़रूर कमेंट में बताएं कि आप लोग का 21 में से कितना क्वेश्चन सही हुआ। कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को एक बार ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपको ऐसे ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन मिलते रहेंगे। जय हिंद।